కొన్ని అవసరాలు బట్టి ఒంట్లో బాగోక మొబైల్ యాప్స్లో కొన్ని లోన్స్ తీసుకున్నాను. कर्ज की कहानी और बदनामी की बात बताते बताते इस शख्स ने बोतल से कुछ पिया और जान दे दी। कौन है युवक? इसने कहां से कर्ज लिया? क्यों इसे जान देनी पड़ी? రీపేమెంట్ రెగ్యులర్గా అవుతుంది, ఒక యాప్ రీపేమెంట్ అవ్వలేదు. ये सारी कहानी आपको बताएंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये डेंजरस कहानी है चीनी लुटेरों के डिजिटल गेम प्लान की। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल मेट्रो सिटीज की लाइफस्टाइल मौज मस्ती से लेकर जरूरी खर्चों की दरकार में नौजवान पीढ़ी इजी मनी की ओर दौड़ रही और इसी इजी मनी की चाह में पैदा हुई इंस्टेंट लोन की दरकार, जिसमें चाइनीज लुटेरों ने आपदा में अवसर की तलाश का प्लान बना लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते ही देखते कुकर मुत्ते की तरह उगए इंस्टेंट लोन मोबाइल एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जिनके सर्वर चीन में थे, टारगेट हिंदुस्तान में, ये मोबाइल ऐप चुटकियों में कर्ज देते थे। इन मोबाइल ऐप के टारगेट पर 20 से 40 साल के लोग होते थे। ये लोन के नाम पर लुभावने ऑफर देने लगे। 500 रुपए से 10 लाख तक का कर्ज फटाफट बांटने लगे। सुविधा फीस के नाम पर भारी भरकम ब्याज वसूलने लगे। और तो और इनके जाल में फंसकर जरूरतमंद कर्जदारों की जान भी जाने लगी। रामागुंडम के संतोष कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मलकापुर इलाके में रहने वाला संतोष फर्टिलाइजर फैक्ट्री में साइट इंचार्ज था। इसने इलाज के लिए 5 इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के जरिए 54,000 रुपए का कर्ज लिया था। बीमारी के कारण कर्ज की किश्त में देर हुई तो कर्ज देने वाले फोन पर गाली गलौज करने लगे, सगे संबंधियों को फोन करने लगे, बदनाम करने लगे और तब संतोष ने जहर पीकर जान दे दी। हैदराबाद पुलिस ने जब इस केस की तहकीकात शुरू की तो भयानक गेम प्लान का खुलासा हुआ। सबसे पहले सुनिए सिद्धिपेट से रामगुंडम तक हुई खुदकुशी के केस की पड़ताल में हैदराबाद पुलिस ने क्या पाया। पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। केस की पड़ताल आगे बढ़ी तो हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से गुरुग्राम तक छापेमारी हुई। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोन देने वाली कंपनियां कॉल सेंटर चला रही थी। वहां से दर्जनों मोबाइल फोन मिले, दर्जन भर से ज्यादा लैपटॉप्स, सिम कार्ड्स मिले। तमाम गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि फटाफट लोन वाला चाइनीज रैकेट लोन के नाम पर बेइज्जती, बदनामी, शोषण और मौत बांट रहा है। चीनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लूट की इस खबर का खुलासा होने पर हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की। आज का नेशन इन्वेस्टिगेशन, अवैध लोन की आड़ में मौत बांट रही चाइनीज। हैदराबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में 3 जगहों पर रेड हुई थी। इसमें एक शहर बेंगलुरु भी था। लिहाजा हमारे संवाददाता ने बेंगलुरु में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। पता चला कि 32 दिसंबर को 3 और लोगों ने यहां भी शिकायत दर्ज कराई थी। क्या थी शिकायत? इसकी पड़ताल में हमारी टीम एक शिकायतकर्ता के पते पर पहुंची। हमारे साथ इस समय मौजूद है आरिफ इकबाल जी। आरिफ ने भी जो है इन मोबाइल लोन ऐप्स से लोन लिया था और फिर किस तरह से इन्हें परेशान किया गया, इनसे ही पूछते हैं। जिस वक्त मेरी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, उस टाइम पे जब हम हॉस्पिटल विज़िट किए थे तब मुझे इंस्टेंट कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो 6 दिन के अंदर हमने रीपे कर दिया।
तो फिर जैसे ही 6 दिन के बाद हमने पे करने के बाद फिर आपको 2-3 मैसेजेस आ जाते हैं, इंस्टेंट आपको मैसेज आ जाते हैं कि भाई ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, आपको नोटिस भी नहीं होगा या आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कितना टोटल लोन लिया था, कितने ऐप्स से लिया था और कितना चुकाया था और बकाया कितना था जिसको लेकर फिर आपको मैसेजेस किए जा रहे थे? सर लगभग मैंने जो है एक चेन सा बन गया, 6-7 महीने के अंदर बैक टू बैक होते रहना, क्योंकि आप एक रीपेमेंट करने जाओगे तो अगला चालू हो जाएगा। तो फिर ऐसे करते करते तो 15 के करीब तो हो गया था हम लोगों का। लगभग मैंने तो 70,000 का हिसाब रखो तो 4-4.5 लाख तक तो मैंने खोया है सर, सिर्फ इंटरेस्ट में ही खोया है। इस तरह से परेशान किया गया आपको? सर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है ये इनके पास पूरी रहती है, जो आपके फ़ोन बुक जो है पूरा हैक कर लिया जाता है। उसमें आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको मैसेज करते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं हमारी, ये डिफ़ॉल्टर है, इनसे कोई रिश्ता मत रखिए आप। इसके अंदर जो है इंटरेस्ट जो है, आपको अगर कोई लोन कंपनी आपको 2,400 रुपया भी दे रहा है तो आपको 5,500 तक भरना पड़ेगा, वो भी 7 दिन में। अगर 7 दिन में 12 बजे से आप पहले पे भी नहीं कर पाओगे तो सोचो 750 रुपया का पेनल्टी लग गया आपको, और उसके ऊपर से हरासमेंट हो गया। शिकायतकर्ता आरिफ से बातचीत के दौरान हमें तमाम स्क्रीनशॉट भी मिले, जिसमें लेन देन वाले मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियां कभी गाली गलौज करती दिख रही हैं, कभी पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में बदनाम करने की धमकी दे रही, तो कभी लीगल नोटिस की चेतावनी देती दिख रही। हैदराबाद की तरह बेंगलुरु में भी पुलिस एक्शन शुरू हुआ और 5 कंपनियों पर रेड हुई, 3 लोग पकड़े गए। साइबर क्राइम में ऑनलाइन लोन मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कंप्लेंट की तो कार्रवाई करते हुए सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम यहीं इसी रोड पर पहुंची, क्योंकि एस पर्ल सर्विसेज का दफ्तर यहीं पर था जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी। जब रेड शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि एस पर्ल सर्विसेज के अलावा 4 और कंपनियां यहां पर काम कर रही है जो इसी तरह से फेक ऑनलाइन लोन मोबाइल ऐप्स के ज़रिए लोगों को परेशान कर रही है। तो तुरंत कार्रवाई की गई और 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया, 35 से ज़्यादा लैपटॉप्स भी जब्त किए गए। हैदराबाद और बेंगलुरु की पुलिस ने इन चाइनीज मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लेकर अब तक जो बताया था उसकी पड़ताल भी जरूरी थी। हमारी टीम ने मोबाइल में ऐसे कुछ एप्लीकेशंस की पड़ताल की। मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल पे एक ऐप खोली है, ये है मनी डे ऐप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी डे ऐप है, ऑफर्स क्विक लोन प्लेटफॉर्म। लोन 20,000 तक का यहाँ पे मिलेगा। आप देख रहे हैं 15 महीनों तक आप इस लोन को चुका सकते हैं। रिलीज डेट आप देख रहे हैं तो महामारी के टाइम पे ही ये रिलीज हुआ है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एक और ऐप दिखाऊंगा जिसको हमने देखा है, ये है पैसा पे ऐप। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैसा पे ऐप है। तो ये आपकी सभी जानकारियाँ लेते हैं, लेकिन अपनी जानकारी ये ज़्यादा नहीं दे रहे। ये पता लगा कि मोबाइल ऐप तो कोरोना काल में बने थे, लेकिन भारत में कहां से ऑपरेट होते थे ये जानना जरूरी था। इस पूरी तहकीकात में हमें एक और सुराग मिला था। हैदराबाद में पुलिस ने जिन कंपनियों के कॉल सेंटर्स पर रेड की थी उसमें से एक कंपनी गुरुग्राम के पते पर रजिस्टर्ड थी। हमारी टीम वहां पहुंची तो क्या देखा वो आप खुद सुनिए। भैया स्काईलाइन से ना, ये स्काईलाइन का ऑफिस है। स्काईलाइन अच्छा, मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। स्काईलाइन का पहले ऑफिस था या ये है अभी? नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस था। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस था। हाँ। तो अभी चेंज हो गया है वो। हाँ जी। अब वो कंपनी नहीं है इसमें। नहीं। तो वैसे भी रजिस्टर्ड ऑफिस था, जस्ट टू रिसीव ईमेल्स और जो लेटर्स आते हैं। बस। मतलब कंपनी कनेक्टेड है आपकी उससे? नहीं सर, हमने सिर्फ उन्होंने ये ऑफिस वर्चुअल एड्रेस के लिए यूज किया था। जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे या जो भी लोग थे वो कहीं और बैठते हैं, मतलब अच्छा, यहाँ नहीं बैठते थे। और अब तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं, चेंज हो चुका है। केएनएन नाम की कंपनी के इस पते पर जिस महिला ने खुद को मोनिका बताया था उसने हमारी टीम को सच नहीं बताया था। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एक ऐसी कंपनी जो कि दावा कर रही थी कि वो लोन प्रोवाइड करती है और वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन जब हम उसके ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो कंपनी वहां पर मौजूद ही नहीं है। स्काईलाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे बताया गया एड्रेस 812A द पाम स्क्वायर, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
लेकिन जब हम इस एड्रेस पे पहुंचे तो हमें पता चला कि वो कंपनी वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। वहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये कंपनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पहले ये ज़रूर काम करती थी लेकिन अब नहीं है। दरअसल स्काईलाइन कंपनी के बारे में पता चला कि चीन के जिक्सिया झांग और भारत के उमापति अजय ने पहले दिसंबर 2019 में डिजीपर्गो टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, फिर स्काईलाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और 11 मोबाइल इंस्टेंट लोन ऐप डेवलप किए। ये चाइनीज मास्टरमाइंड अभी फरार है, लेकिन ये बाय उर्फ टेनिस नाम का चाइनीज पकड़ा गया है। इनसे पड़ताल में पता चला है कि मोबाइल एप्लीकेशन 5 मिनट में लोन देते हैं, ग्राहकों से उधार, पैन, सेल्फ ऑथेंटिकेशन फोटो, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें लेते हैं, फिर उनका फोन हैक कर कॉन्टैक्ट्स और डेटा चुराते हैं। इसका इस्तेमाल वो कर्ज लेने वाले को धमकाने और बदनाम करने में करने लगते हैं। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हम सारी परमिशन दी जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे लिस्टेड एप्लीकेशंस हैं गूगल पे, जो ये इनकैश जो बैंगलोर में कल अरेस्ट हुआ है, जो केस बना है, ये एक है, उसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी चली जा रही हैं, रेटिंग्स भी अच्छी हैं, लोगों का कमेंट्स भी अच्छा लग रहा है, तो इन वजह से वो ट्रैप में पड़ जा रहे हैं। और जब इंस्टॉल करते हैं तो मोबाइल की सारी डिटेल्स अपलोड हो जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पकड़ो, गैलरी है, फोटोज और सब कुछ मिल जा रहा है। और इन डेटा की वजह से वो केवाईसी भी मांग रहे हैं। केवाईसी मांगने की वजह से उनको लोगों की कस्टमर्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी मालूम हो रही है, देन इंस्टेंटली लोन भी दिया जा रहा है, देन डिफॉल्ट होता है तो फैमिलीज को फेक लीगल नोटिस भेजा जाता है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर्ज देने वाले मोबाइल एप्लीकेशंस को रेगुलेट किया जा सके। और ये लुटेरे चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बेरोक-टोक भारत में लूट मचा रहे हैं। लिहाजा हमारी टीम ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक इन मामलों के एक्सपर्ट से बातचीत की और पता लगाया कि ये मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कर्ज कौन दे सकता है और क्या ये कंपनियां वैध हैं। आरबीआई तो सिर्फ बैंक, एनबीएफसी और मनी लेंडिंग स्टेट एक्ट के तहत जो मनी लेंडर है उनको ही ब्याज वसूलने का अधिकार है, बाकी किसी तीसरे को ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं है। अगर ये करते हैं तो गलत करते हैं। और एक दूसरा मोडस ऑपरेंडी बताऊं, ये लोग ब्याज नहीं वसूल करने के नाम पे आजकल लेट फीस एंड पेनाल्टी वसूल रहे हैं। वो लेट फीस और पेनाल्टी के नाम पे वसूलते हैं, क्योंकि जो बैंक है आरबीआई ब्याज वसूलने को रेगुलेट कर सकती है। तो ब्याज का उन्होंने क्या नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया है और नॉमेनक्लेचर चेंज करके लेट फीस कर दिया है। तो ये बैकडोर से चोरी कर रहे हैं ब्याज का और आरबीआई के जो है नियमों को वो चूना लगा के पैसा वसूल रहे हैं। हालांकि हैदराबाद पुलिस की जांच के बाद हुए खुलासे ने देश में जांच एजेंसियों से लेकर रिजर्व बैंक तक के कान खड़े कर दिए हैं। आरबीआई ने एक कॉशन ऑफ अलर्ट, एक चेतावनी जारी की है कि इस तरह की जो भी फंडिंग की स्कीम है ये बहुत ही असंवैधानिक है, अनऑथराइज्ड है और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड फंडिंग का जो तरीका होता है या तो बैंकिंग चैनल होता है या ऑथराइज्ड लाइसेंस दी हुई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वही फंडिंग कर सकती हैं। क्या है नेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? भारत में चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इंस्टेंट लोन देने के रैकेट की तफ्तीश से पता चला फटाफट लोन देने वाले मोबाइल ऐप अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। इन लोन ऐप्स के सर्वर चीन में, अवैध ऐप से कर्ज के जाल में लोगों का शोषण हो रहा है। सरकार आरबीआई अवैध लोन ऐप्स को रेगुलेट नहीं कर पा रही। ऐसे में लोगों को ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि कर्ज लेने से पहले कर्ज देने वालों के बारे में सभी जरूरी जानकारी हासिल करना सुरक्षित होता है। अब तक जिन मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए फटाफट लोन और फिर शोषण की शिकायतें दर्ज हुई, उनमें ग्राहकों के स्तर पर कहीं ना कहीं से लापरवाही हुई। लिहाजा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।